नमस्कार। नोटबंदी पर न्यायालय का फैसला 2 जनवरी को आने वाला है। अब क्या हो सकता है ये फैसला? देखिए, कुल मिलाकर 8 मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे सकती है। उन 8 पर एक-एक करके चर्चा के पहले ये समझ लीजिए कि नोटबंदी को अब पलटा नहीं जा सकता। जैसा कि उन लंबी सुनवाइयों में कहा भी गया था कि घड़ी को हम पीछे नहीं कर सकते। फिर भी आने वाले इस फैसले का बड़ा महत्व है और ये कई सारे मिसाल कायम कर सकता है। संवैधानिक मिसाल, कानूनी मिसाल, कई तरह के मिसाल। तो चलिए देखते हैं एक-एक करके कि क्या हैं ये 8 मुद्दे जिन पर सुप्रीम कोर्ट कुछ फैसले दे सकती है और क्या दे सकती है इस नोटबंदी के मामले पर। पहला, न्यायालय ये फैसला दे सकती है कि नोटबंदी के लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई थी वो प्रक्रिया कानून सम्मत नहीं थी। यानी नोटबंदी तो कानून सम्मत थी, किंतु उसे अंजाम देने का रास्ता कानून सम्मत नहीं था, ऐसा कोर्ट कह सकती है। यानी सुप्रीम कोर्ट ये कह सकती है कि आरबीआई एक्ट के जिस सेक्शन 26 के तहत यह नोटबंदी की गई थी उसमें लिखे हुए प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। आपको याद होगा, और इस विषय पर हमने अपने पिछले 3 वीडियो में यह बताया भी था कि दोनों पक्षों की अपनी अपनी दलीलें थीं इस प्रक्रिया के मामले पर। अब चिदंबरम का यह कहना था कि सेक्शन 26 यानी आरबीआई एक्ट के सेक्शन 26 के मुताबिक पहले आरबीआई को अनुशंसा या रिकमेंडेशन करनी होती है नोटबंदी की, और तब उसके बाद सरकार नोटिफिकेशन निकालेगी नोटबंदी की। यानी चिदंबरम का यह कहना था कि ये दोनों बातें इसी क्रम में होनी चाहिए, पहले आरबीआई की अनुशंसा और तब सरकार की नोटिस। अब सरकार का यह कहना था कि यहां सेक्शन 26 का तात्पर्य किसी क्रम से नहीं है। सेक्शन का तात्पर्य है कि नोटबंदी के पहले ये दोनों चीजें होनी चाहिए, आरबीआई की अनुशंसा और नोटिफिकेशन। बस किस क्रम में है इससे कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर न्यायालय क्या फैसला देती है ये एक अहम बात होगी। यानी कोर्ट ये कह सकती है कि सेक्शन 26 में लिखे का अर्थ क्रम से है या क्रम से नहीं है। अगर क्रम से ही है तो नोटबंदी जो की गई उसकी प्रक्रिया गलत हो गई। अब अगर कोर्ट यह कहती भी है कि प्रक्रिया गलत थी, फिर भी नोटबंदी को अब पलटा नहीं जा सकता। हाँ, कोर्ट यह कह सकती है कि आगे से आप इन प्रक्रियाओं का पालन करें। अर्थात न्यायालय भविष्य के लिए सरकार को एक दिशा निर्देश दे सकती है भविष्य के लिए। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट इस बात पर भी अपना मत और निर्णय दे सकती है कि सेक्शन 26 में जो प्रक्रिया लिखी हुई है वो ही गैर कानूनी या गैर संवैधानिक है। यानी ऐसा नहीं है कि प्रक्रिया जो सेक्शन 26 में लिखी हुई है वह सही है और सरकार ने उसका पालन नहीं किया, बल्कि ये कि प्रक्रिया जो लिखी हुई है वो ही गलत है, गैर कानूनी है या संविधान सम्मत नहीं है। तो इस स्थिति में भी शायद वो कुछ दिशा निर्देश दे या सरकार से ही कहे कि आप प्रक्रिया को दुरुस्त बनाइए या संसद में चर्चा कीजिए कि क्या प्रक्रिया होनी चाहिए। तीसरी बात ये हो सकती है कि न्यायालय इस बात पर भी फैसला दे सकती है कि क्या सेक्शन 26 में आरबीआई को नोटबंदी की अनुशंसा के जो अधिकार दिए गए हैं, क्या वे अधिकार ही असंवैधानिक हैं? यानी आरबीआई को नोटबंदी की अनुशंसा का अधिकार है ही नहीं या होना ही नहीं चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा कुछ फैसला दे देती है तो इसका अर्थ ये हो जाएगा कि भविष्य में कोई भी नोटबंदी बिना संसद की अनुमति के नहीं की जा सकेगी। यानी आरबीआई का अधिकार ही नहीं रह जाएगा नोटबंदी का या नोटबंदी की अनुशंसा का। तो ये भी एक देखने वाली बात होगी। चौथी बात ये हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट इस बात पर भी अपना निर्णय दे सकती है कि क्या सरकार द्वारा बनाई जाने वाली आर्थिक नीतियों में, इकोनॉमिक पॉलिसियों में न्यायपालिका का कोई हस्तक्षेप या उसके हस्तक्षेप का अधिकार है या नहीं।
अब आपको याद होगा, हमारे पिछले वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि सुनवाई के दौरान इस बात पर भी चर्चा हुई थी। सरकार ने भी कहा था कि आर्थिक नीतियों के मामले में न्यायपालिका को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि आपकी आर्थिक नीतियां सही हैं या गलत, हो सकता है कि ये देखने का अधिकार हमारा नहीं हो, किंतु ये तो हम देख ही सकते हैं कि ये जो आर्थिक कदम आप उठा रहे हैं वे कानून में लिखी प्रक्रिया के अनुसार हैं या नहीं। फिर कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर आप ये सोचते हैं कि आर्थिक नीतियों के नाम पर आप कुछ भी करते रहें और हम आपके सामने हाथ जोड़े खड़े रहें, तो ऐसा नहीं होगा। तो इस मामले पर कि क्या न्यायपालिका को सरकार की आर्थिक नीतियों में हस्तक्षेप करने का अधिकार है या नहीं, इस पर जो फैसला होगा, यानी इस नोटबंदी के फैसले में सरकार इस विषय पर, यानी इस नोटबंदी के विषय पर कोर्ट जो फैसला देगी उसमें इस पर जो कहेगी या जो कोर्ट के शब्द होंगे उसका नतीजा बड़ा दूरगामी होगा। एक तरह से यह केशवानंद भारती केस जो 70 के दशक में हुआ था उसमें दिए गए सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की तरह हो सकता है, जिसमें न्यायपालिका ने कह दिया था कि संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार तो है, किंतु उस संशोधन को खारिज कर देने का अधिकार न्यायपालिका को है अगर उस संशोधन से संविधान के बेसिक फीचर्स भंग हो रहे हो तो। यानी कि अब इस मुद्दे पर कि न्यायपालिका को सरकार की आर्थिक नीतियों में हस्तक्षेप करने का अधिकार है या नहीं है, ये न्यायपालिका और कार्यपालिका के आगे आने वाले रिश्तों के बीच एक नया आयाम दे सकता है। तो 2 जनवरी को आने वाले फैसले में इस बिंदु पर जो बात होगी वो भी बड़ा अहम एक मुद्दा होगा। इसके बाद की ये बात हो सकती है कि ऐसा कहा गया था कि नोटबंदी के कारण नागरिकों के कई फंडामेंटल राइट्स, मूलभूत अधिकारों का हनन हुआ था, जैसे जीवन का अधिकार जो संविधान के अनुच्छेद 21 में है, क्योंकि पैसे होते हुए भी आप उस समय नोटबंदी के दौरान उसे पूरा नहीं निकाल सकते थे क्योंकि कुछ सीमाएं तय की गई थी। और उस वक्त अगर आपको पैसों की जरूरत पड़ गई किसी विकट समस्या के लिए जिसमें आपकी जान भी जा सकती थी, तो एक तरह से यह नोटबंदी आपके जीने के मूलभूत अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रही थी। ऐसा भी तर्क चिदंबरम की तरफ से दिया गया था। तो 2 जनवरी को आने वाले इस फैसले में कोर्ट इस पर भी कुछ कहेगी, ऐसा माना जा रहा है। अब अगर ऐसा कहती भी है कोर्ट अपने इस आने वाले फैसले में, तो भी अब इस नोटबंदी को या इन चीजों को पलटा नहीं जा सकता, किंतु इसका राजनीतिक लाभ तो विपक्ष को अवश्य मिलेगा। छठी बात यह है कि न्यायपालिका इस बिंदु पर भी अपना निर्णय देगी या दे सकती है कि क्या जिस तरह किसी नागरिक को संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर करने का मूलभूत या फंडामेंटल अधिकार है, उसी तरह राजनीतिक दलों को भी क्या इस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर करने का अधिकार है या नहीं है, या फिर हाई कोर्ट में संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका दायर करने का अधिकार है या नहीं है। 7वीं बात यह हो सकती है कि नोटबंदी के दौरान नोट बदलने का कार्य जो शेड्यूल्ड बैंकों को दिया गया था वो सहकारी बैंकों को नहीं दिया गया था। तो क्या ये समानता के अधिकार का उल्लंघन था, यानी बैंक और बैंक के बीच में क्या फर्क किया गया? तो कोर्ट अगर यह कहती है कि हां यह समानता के अधिकार का हनन था, समानता के सिद्धांत का हनन था, तो इसका अर्थ यह हो जाएगा कि सहकारी बैंकों को उनका स्टेटस जो है वो भविष्य में बढ़ जाएगा, अन्य बैंकों के वे बराबर हैं हर तरीके से। इस पर एक तरह से कानूनी मुहर या सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग जाएगी। अब 8वीं बात यह हो सकती है कि कोर्ट यह कह सकती है कि जो लोग अपने पुराने नोट तय समय सीमा के अंदर बदल नहीं पाए थे, तो उन्हें एक बार फिर से मौका दिया जाए कि उनके पास जो नोट रह गए थे पुराने वे उन्हें बदल सके। तो मिला जुला कर इन्हीं मुद्दों पर, इन्हीं बिंदुओं पर कोर्ट का फैसला आएगा 2 जनवरी 2023 को। अब नोटबंदी के जो प्रक्रिया थी या जो नोटबंदी थी उसको पलटा तो नहीं जा सकता, किंतु फिर भी जो आने वाला फैसला है वो कई मामलों में एक मिसाल कायम कर सकता है। तो प्रतीक्षा करते हैं 2 जनवरी 2023 की, जब यह फैसला सुनाया जाएगा।
अगर आप हमारे पिछले 3 वीडियो को जो इस विषय पर हमने प्रस्तुत किया था, अगर आप देखना चाहें तो उसका लिंक दिया जा रहा है। तो ये पूरी चर्चा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को कृपया लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके पहले कि हम अगले विषय पर एक बार फिर से मिलें, आपका हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।